हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। सो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है इलेक्ट्रो केमिस्ट्री। लास्ट की कुछ वीडियो में हमने देखा था कि गैल्वेनिक सेल क्या होता है, वोल्टेनिक सेल क्या होता है, इवन नस्ट इक्वेशन भी हमने पढ़ा था, सेल पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जैसे कुछ बेसिक चीज़ें भी हमने डिस्कस किया था। ठीक है, रिडक्शन ऑक्सीडेशन के बारे में बात किया था और वहाँ पर हमने रिड्यूसिंग पावर के बारे में बात नहीं किया था। तो आज हम लोग पढ़ेंगे पहले रिड्यूसिंग पावर, क्योंकि इसमें बेस क्वेश्चन आते हैं बोर्ड्स एग्जाम्स में, तो जानना जरूरी है कि रिड्यूसिंग पावर क्या होता है। ठीक है, तो रिड्यूसिंग पावर को हम बोल सकते हैं कि जो रिड्यूसिंग पावर होती है वो क्या होती है, इनवर्स ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। रिडक्शन पोटेंशियल का इनवर्स होता है। तो जैसे एक एग्जाम्पल ही समझते हैं, जैसे हमारे पास डैनियल सेल के बारे में हमने काफ़ी चीज़ें पढ़ी है, तो डैनियल सेल के बारे में हमको काफ़ी चीज़ें नॉलेज है। तो डैनियल सेल में क्या होता है कि देखो, जिंक जो है ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो इलेक्ट्रॉन देगा, है ना, और क्या बनाएगा, Zn2+। ऑन दी अदर हैंड कॉपर जो होता है वो इलेक्ट्रॉन लेता है ना, और वो कॉपर बनता है। ठीक है, तो ये होता है। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है उसको हम बोलते हैं उसका रिडक्शन हो रहा है, जो इलेक्ट्रॉन देता है उसको हम बोलते हैं उसका ऑक्सीडेशन होता है। So acceptance of electron is reduction and donation of electron is called oxidation। तो यहाँ पे जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है और कॉपर का रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, अब देखो, मान लो रिडक्शन पोटेंशियल जो है जिंक का वो कितना आएगा, -1.1। एज्यूम कर रहे हैं, ये वैल्यू कुछ भी हम अपने से मान रहे हैं। ठीक है, और वही हम बात करें कॉपर का, तो कॉपर का आएगा +0.35। अगेन एज्यूम वैल्यू है, वैसे देखा जाए तो ये -0.7 के करीब होता है। ठीक है, बट ठीक है, हम ऐसे एज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, कि जिंक का नेगेटिव है इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल और कॉपर का पॉजिटिव है ना, ये रिडक्शन पोटेंशियल की बात हो रही है। तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव होता है, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव होता है वो ऑक्सीडेशन करता है, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव होता है वो क्या करता है, वो रिड्यूस करता है यानी रिडक्शन करता है। तो नेगेटिव वाला सॉरी, नेगेटिव वाला ऑक्सीडेशन करता है और पॉजिटिव वाला रिडक्शन होता है। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट अगर हम कंपेरेटिवली बात करें, एक जनरल बात करें, तो जिसका जितना ज़्यादा नेगेटिव होगा रिडक्शन पोटेंशियल वो उतना ज़्यादा ऑक्सीडाइज होगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल जितना ज़्यादा पॉजिटिव होगा वो उतना ज़्यादा रिड्यूस होगा। ठीक है, तो जैसे हम बात करें यहाँ पे अगर हम देखें तो रिडक्शन पावर क्या होता है, रिडक्शन पोटेंशियल का इनवर्स। तो देखो, अभी आपके बुक में टेबल दिए, यहाँ पे हमने लगा दिया, देखो ये टेबल के बारे में बात करें तो इसमें अगर हम देखें सबसे टॉप पे कौन है, फ्लोरीन, उसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, पॉजिटिव है। और अगर सबसे नीचे की बात करें, बीच में सॉरी, बीच में हाइड्रोजन आ रहा है, हाइड्रोजन का देखो 0 है। और सबसे नीचे देखिए हम, तो सबसे नीचे हमारे पास आ रहा है पोटेशियम, सोडियम वगैरह का। ठीक है, तो यहाँ पे इनका क्या है, इनका नेगेटिव है, यानी पोटेशियम सोडियम जो है इनका रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो कैसा आता है, नेगेटिव। ठीक है, यानी नेगेटिव है, यानी ये ऑक्सीडेशन करते हैं बिकॉज इनका रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पे रिडक्शन पावर निकालने के लिए जो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल जितना नेगेटिव होगा वो उतने ज़्यादा रिडक्शन पावर वाला होगा। यानी हम बोल सकते हैं कोई एलिमेंट है वो ऑक्सीडेशन करता है तो उसकी रिड्यूसिंग पावर क्या होगी, ज़्यादा होगी। देखो अभी रिएक्शन क्या समझते हैं, लेट्स सी ये रिएक्शन है, Zn प्लस Cu2+ गिव्स Cu प्लस Zn। ठीक है, यहाँ पे रिएक्शन Zn2+। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए अगर हम जिंक का, तो जिंक का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, डोनेट कर रहा है। कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। अब यहाँ पता कैसे चल रहा है किसका कौन इलेक्ट्रॉन ले रहा है कौन दे रहा है। देखो जिंक पहले न्यूट्रल है, जिंक का चार्ज पहले न्यूट्रल था, उसके बाद जिंक का चार्ज हो गया पॉजिटिव। अब देखो कोई एलिमेंट है जब वो इलेक्ट्रॉन देता है, ठीक है, तभी तो वो पॉजिटिव बनता है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन क्या है, नेगेटिव चार्ज। जैसे एग्जाम्पल ले लें, अगर सोडियम है उसके पास 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 11 प्रोटॉन होते हैं। ठीक है, उसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो कितने बचे, 10 इलेक्ट्रॉन और 11 प्रोटॉन। तो देखो इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है, प्रोटॉन का पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, यानी -11 में से 10 पे 1 और चार्ज बढ़ेगा लेंगे, देखो वो पॉजिटिव बन गया। तो जो इलेक्ट्रॉन देता है वो पॉजिटिव बनता है, जो इलेक्ट्रॉन लेता है वो नेगेटिव बनता है। यहाँ पे जिंक जो है इलेक्ट्रॉन दे रहा है तभी तो पॉजिटिव बन रहा है, और ये देखो कॉपर पॉजिटिव था, वो इलेक्ट्रॉन लेके क्या बन गया, न्यूट्रल। ठीक है, अगर हम देखें तो +2 से 0 बन गया, तो नेगेटिव हुआ ना, कम हुआ ना चार्ज। तो देखो कॉपर इलेक्ट्रॉन ले रहा है, जिंक इलेक्ट्रॉन दे रहा है। ठीक है, तो जिंक देखो, जिंक खुद ऑक्सीडाइज कर रहा है और कॉपर को रिड्यूस करवा रहा है इलेक्ट्रॉन देके। जिंक इलेक्ट्रॉन दे रहा है कॉपर को रिड्यूस करवा रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे जिंक जो है इसकी रिड्यूसिंग पावर क्या है, ज़्यादा है, जिंक की रिड्यूसिंग पावर ज़्यादा है। क्यों, क्योंकि जिंक ही वो एलिमेंट है जो कॉपर को रिड्यूस करवा रहे हैं।
तो जिंक की वजह से ही कॉपर रिड्यूस कर रहा है, तो जिंक की रिड्यूसिंग पावर क्या है, ज़्यादा है। अगर यहाँ पे कोई और एलिमेंट होता, लेट्स से यहाँ पे सिल्वर होता, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए सिल्वर, सिल्वर कॉपर को रिड्यूस नहीं करवा पाता, बिकॉज कॉपर जो है सिल्वर से ज़्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे कॉपर जो है वो इलेक्ट्रॉन कभी एक्सेप्ट करते नहीं सिल्वर का, सिल्वर बल्कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। तो यहाँ पे सिल्वर जो है वो कॉपर को रिड्यूस नहीं करवा पा रहा, ऑन दी अदर है जिंक कॉपर को रिड्यूस कर दे रहा है। तो इसका मतलब जिंक की रिडक्शन पावर क्या है, ज़्यादा है। तो रिडक्शन पावर क्या होता है, इसकी रिडक्शन पोटेंशियल कम होगी, उसका रिड्यूसिंग पावर ज़्यादा होगा। या हम बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होती है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जितना ज़्यादा होगा उसकी रिड्यूसिंग पावर उतनी ज़्यादा होगी, या तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल जितना कम होगा उसकी रिड्यूसिंग पावर उतनी ज़्यादा होगी। जैसे एग्जाम्पल लेकर समझते हैं, इसको चाहे तो नोट कर सकते हैं, क्वेश्चन लेके करते हैं। देखो, तो जैसे कि आपको बोर्ड में क्वेश्चन दिख रहा है 2010 सीबीएसई ऑल इंडिया का क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग मेटल्स इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिड्यूसिंग पावर। रिडक्शन पावर का, रिड्यूसिंग पावर का हमने फॉर्मूला लिखा था लास्ट टाइम, क्या होता है, रिड्यूसिंग पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है रिडक्शन पोटेंशियल की, ठीक है, रिडक्शन पोटेंशियल की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अब यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है, रिडक्शन पोटेंशियल आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। कैसे पता रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, बिकॉज देखो यहाँ पे Cu2 प्लस से बन रहा है Cu2 प्लस से बन रहा है Cu, पहले Cu2 प्लस था, देन बन रहा है Cu। अभी कैसे पता है कि रिड्यूसिंग पावर दिया है, क्योंकि यहाँ पे देखो सिंबल दिया है Cu2 प्लस से बन रहा है Cu। अब देखो पहले ही क्या था, पॉजिटिव चार्ज था, बाद में न्यूट्रल हो गया, अब पॉजिटिव चार्ज से न्यूट्रल हुआ, इसका मतलब उसने 2 इलेक्ट्रॉन लिया है, ठीक है। देखो स्टार्टिंग में क्या था, पॉजिटिव था, बाद में क्या बन गया, न्यूट्रल, यानी वो 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहे हैं, यानी यहाँ पे इसका रिडक्शन हो रहा है, और ये क्या दिया, रिडक्शन पोटेंशियल। तो हमने कैसे दिया है, चलो अब आगे देखेंगे, इसमें हम आगे बात करें। तो देखो यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल, यानी जिसका जितना ज़्यादा रिडक्शन पोटेंशियल उसका रिड्यूसिंग पावर उतना कम, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल जितना कम उसका रिड्यूसिंग पावर उतना ज़्यादा। तो देखो यहाँ पे अगर हम देखें सबसे ज़्यादा रिड्यूसिंग पावर जो है, इसको अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रिड्यूसिंग पावर। रिड्यूसिंग पावर की इंक्रीजिंग ऑर्डर पे सबसे ज़्यादा पॉजिटिव कौन है, सिल्वर Ag, सबसे ज़्यादा पॉजिटिव ये है, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट वैल्यू जो है रिड्यूसिंग पोटेंशियल की वो सिल्वर की है, इसका मतलब वो सबसे कम रिड्यूसिंग पावर होगा, बिकॉज रिडक्शन पोटेंशियल जितना ज़्यादा रिड्यूसिंग पावर उतनी कम। तो देखो सबसे ज़्यादा रिडक्शन पोटेंशियल किसका है, सिल्वर का है, 0.80 वोल्ट, है ना। तो इसका रिड्यूसिंग पावर उतनी ही कम हो जाएगी। इसके बाद कौन आता है, इसके बाद आता है अगला कॉपर। तो कॉपर कितना है, 0.3 वोल्ट। तो कॉपर जो है वो अगला है, बिकॉज उसका इससे थोड़ा कम है, इससे थोड़ा कम रिडक्शन पोटेंशियल है। जब इससे कम रिडक्शन पोटेंशियल है तो रिड्यूसिंग पावर इससे ज़्यादा होगी, बिकॉज ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। कॉपर के बाद आता है अगला -0.44 आयरन, ठीक है, आयरन। इसके बाद आयरन के बाद आता है क्रोमियम Cr, क्रोमियम के बाद आता है 0.74 के बाद आता है, ये दोनों नेगेटिव है, 2 मैग्नीशियम, इसके आता है मैग्नीशियम, और सबसे लास्ट में पोटेशियम। पोटेशियम में सबसे कम रिड्यूसिंग पावर है, -2.98 वोल्ट, है ना, नेगेटिव में 2.98 वोल्ट। अब अगर तुम देखोगे तो 2.98 वोल्ट ज़्यादा लग रहा है, मगर वो नेगेटिव में है, नेगेटिव में तो सबसे कम है, ठीक है, सबसे कम है मतलब रिड्यूसिंग पावर सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो ये है आपका रिड्यूसिंग पावर का ऑर्डर। तो समझ में आया होगा, रिड्यूसिंग पावर निकालने के सिर्फ इतना याद रखना है, रिडक्शन पोटेंशियल जिसका जितना ज़्यादा नेगेटिव उसका रिड्यूसिंग पावर उतना ही ज़्यादा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जिसका जितना ज़्यादा पॉजिटिव, यहाँ पे आप ऐसे भी लिखते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, यहाँ पे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, ठीक है। ओपी मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जितना ज़्यादा उसका रिड्यूसिंग पावर उतना ज़्यादा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल जितना ज़्यादा उसका रिड्यूसिंग पावर उतना कम। ये था क्वेश्चन, ठीक है। अब आगे बात करते हैं कंडक्टिविटी की, चाहे तो नोट कर सकते हैं। तो इसके बाद हम लोग बात करेंगे रेजिस्टेंस की, ठीक है, रेजिस्टेंस की। सो रेजिस्टेंस की बात हम लोग क्यों कर रहे हैं अचानक से, बिकॉज देखो हम लोग सेल के बारे में बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स, है ना। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में हमको बात करनी है। अब सेल में इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, इलेक्ट्रिसिटी जहाँ पे आएगी वहाँ पे कंडक्टिविटी आएगी, बिकॉज जिसका जितनी ज़्यादा अच्छी कंडक्टिविटी उतनी अच्छा वो सेल फॉर्म करेगा, ठीक है। अब कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी तो वो अच्छा सेल होगा। यहाँ हम बात करेंगे मोलर कंडक्टिविटी की। तो मोलर कंडक्टिविटी समझने के लिए हमको कंडक्टिविटी समझना पड़ेगा, कंडक्टिविटी समझने के लिए हमको रेजिस्टिविटी समझना पड़ेगा, और रेजिस्टिविटी समझने के लिए हमको रेजिस्टेंस समझना पड़ेगा। सो अल्टीमेटली हम रेजिस्टेंस इसलिए पढ़ें ताकि हम लोग मोलर कंडक्टिविटी को समझ पाएं, ठीक है। तो रेजिस्टेंस क्या होता है आपने पढ़ा भी हुआ है। रेजिस्टेंस देखो, अगर हम बात करें मेटल्स, मेटल की वायर होती है, ठीक है, और इलेक्ट्रोलाइट जो हम लोग केमिकल्स पढ़ते हैं उसमें जो इलेक्ट्रोड होता है, ठीक है, जिससे हमको पावर मिलती है ना, करंट मिलती है, उसमें जो आयंस होते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पे 2 सेल हैं तो चाहो तो 2 सेल बना सकते हो, ठीक है।
जिंक जिंक इलेक्ट्रोड जिंक जिंक सल्फेट सोल्यूशन में, कॉपर कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में। यहाँ पे देखो ये इलेक्ट्रोलाइट में जो ये इलेक्ट्रोलाइट है ना, इलेक्ट्रोलाइट में जो रेजिस्टेंस आएगी, इलेक्ट्रोलाइट में जो रेजिस्टेंस आएगी उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक रेजिस्टेंस। जो मेटल्स में आती है उसको सिंपल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो देखो मेटल में रेजिस्टेंस किस चीज़ से होता है? रेजिस्टेंस होता क्या, पहले बात करें। रेजिस्टेंस क्या होता है? द हिंडरेंस और ऑब्स्टेकल और रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस मतलब होता है रोकना, टू द फ्लो ऑफ करंट, यानी करंट को रोकने, जो रोकता है उसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। यानी कोई कनेक्टर है जिसमें करंट, अगर मान लो कोई कनेक्टर है करंट को इजीली फ्लो कराता है, कोई कनेक्टर है करंट को कम फ्लो करवाता है, तो वो कम करंट को कम क्यों फ्लो करवा रहा है? बिकॉज उसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा है। तो जिसका रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा होता है करंट उतना कम फ्लो करती है उससे। अब देखो रेजिस्टेंस जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ की। अब मान लो एक वायर है, ठीक है, इसके एक एंड से हमने करंट को फ्लो करवाया दूसरे एंड तक, ठीक है, एक एंड से दूसरे एंड तक फ्लो करवाया। अब यहाँ पे अगर हम बात करें करंट जो है, लेट से करंट आ रहा था यहाँ से, करंट आ रहा था यहाँ से, ठीक है, इस वाली वायर से। अब ये वायर किसी बनी है, ये वायर बनी सिल्वर की, सिल्वर से इजीली करंट फ्लो कर जाता है, ठीक है, और ये वायर बनी रेड से नाइक्रोम की, ठीक है, इसमें थोड़ा दिक्कत होती है करंट को फ्लो करने में, रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, यहाँ से करंट फ्लो नहीं करेगा, ठीक है। अब करंट को फ्लो कराना है मुझे जबरदस्ती, करंट फ्लो करेगा, इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है। अब मान लो अगर हम लेंथ को छोटा कर देते हैं और सिल्वर वायर यहाँ से जोड़ देते हैं, ठीक है, तो क्या होगा? तो जो करंट को है वो कम नाइक्रोम को झेलना पड़ेगा, यानी नाइक्रोम के वायर को उसको कम दूरी तक जाना पड़ेगा, कम दूरी तक जाएगी तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अगर इसी वायर को हम फर्दर दूर तक लेके जाएं तो ये वायर जितना लंबा होगा उतनी ज़्यादा करंट को और दूर तक जाना पड़ेगा, और जितना दूर तक करंट को जाना पड़ेगा उतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस बढ़ते रहेगा। यानी देखो नाइक्रोम वायर के अंदर ही पार्टिकल्स हैं जो करंट को रोक रहे हैं, ठीक है। अब ये क्या फिनोमेना होता है हम आगे डिस्कस करेंगे, बट अभी फिलहाल के लिए बोल रहे हैं जितनी ज़्यादा लंबी नाइक्रोम वायर उतनी ज़्यादा करंट को उससे जाना पड़ेगा और उतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस उसको मिलेगा। तो रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर हम बात करें, अगर नाइक्रोम वायर का हम एरिया बढ़ा दें, ठीक है, इस वायर का एरिया बढ़ा देंगे तो करंट को जाने में आसानी होगी। अब ज़्यादा एरिया मिलकर उसको जाने के लिए आसानी होगी, तो एरिया बढ़ाने से रेजिस्टेंस कम होता है। तो रेजिस्टेंस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ की और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया की। जब इसको हटाते हैं कॉन्स्टेंट आता है प्रोपोर्शनलिटी हटेगा, तो कॉन्स्टेंट आएगा रॉ L/A, ठीक है। रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम, रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम। पर रेजिस्टिविटी क्या होता है? रेजिस्टिविटी क्या होता है? ये रेजिस्टेंस होता है। अगर देखो रेजिस्टिविटी क्या होता है, अगर हम समझे कि ये रेजिस्टिविटी क्या है, रेजिस्टिविटी जो होता है इसको हम रेजिस्टिविटी बोलते हैं और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो ये तो क्वेश्चन में स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोल के दे देगा, तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी दोनों किसके लिए होता है? रेजिस्टिविटी के लिए होता है, रॉक के लिए, है ना। तो ये क्या होता है? देखो इट इज प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, ये मटेरियल प्रॉपर्टी होती है। देखो मटेरियल प्रॉपर्टी क्या होती है, देखो अगर हम लिखें R इज टू रॉ L/A, हमने एरिया को 1 ले लिया, एरिया को 1 ले लिया, लेंथ को 1 ले लिया, तो 1/1 1 और 1 इंटू रेजिस्टिविटी, है ना। तो हट गई, तो उस टाइम रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगा? रेजिस्टेंस के बराबर। तो हम बोल सकते हैं इट इज रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द मटेरियल और द कंडक्टर और द सब्सटेंस टू करंट बाय इट्स यूनिट लेंथ। यूनिट मतलब 1 सेंटीमीटर 1 मीटर जो भी हम ले रहे हैं 1, उसको हम यहाँ पे 1 लिखे थे ना, मीटर स्क्वायर 1 मीटर लेंथ 1 मीटर स्क्वायर एरिया, ठीक है। तो यहाँ पे वही रखने हैं 1 मीटर, ठीक है, बाय इट्स यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ वायर, ठीक है। तो रेजिस्टिविटी क्या होता है? रेजिस्टिविटी होता है कि वो कितना रेजिस्टेंस दे सकती है, कितना उसका 1 मीटर लेंथ और 1 मीटर स्क्वायर एरिया का जो वायर है, यानी कोई भी वायर है जिसकी लेंथ कितनी है 1 मीटर है और उसका एरिया कितना है 1 मीटर, तो वो कितना रेजिस्टेंस ऑफर करेगा उसको क्या बोलते हैं? रेजिस्टिविटी, ठीक है। अब यहाँ बात करें कि रेजिस्टिविटी होती किस वजह से, तो मेटल के केस में, अगर हम मेटल केस में बात करें, मेटल केस में जो एटम्स होते हैं, ठीक है, जो एटम्स है, ठीक है, जो एटम है उनके वाइब्रेशन की वजह से क्या होता है, वो इलेक्ट्रॉन जो है चार्ज, करंट क्या होता है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन जब फ्लो करेंगे तो टकराएंगे, ठीक है, और उतनी देर के बाद वहाँ पहुँचेंगे। तो देखो आई होता है Q/T, अब जितना ज़्यादा टाइम लगेगा उतनी ही कम करंट होती जाएगी। तो यहाँ पे देखो कितना इजीली इलेक्ट्रॉन फ्लो कर जाएगा उतना ही कम रेजिस्टिविटी होगी, उतनी ज़्यादा करंट होगी, तो करंट को जाने से रोकते हैं, ठीक है। वही अगर हम बात करें सोल्यूशन में क्या होता है? सोल्यूशन में जो पार्टिकल्स हैं, जैसे मान लो सोल्यूशन है NaCl, Na+
Cl माइनस। तो इनके बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होती है वो चार्ज पार्टिकल को बांध के रखती है। अब देखो जो करंट फ्लो करवाते हैं किसमें, कंडक्टर में, वो कौन फ्लो करवाता है, आपकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो करंट फ्लो करवाते हैं, मगर इलेक्ट्रोलाइट या सोल्यूशन में जो आयंस होते हैं Na प्लस या Cl माइनस, देखो ये आयंस अगर एक दूसरे से बंधे होंगे तो करंट को फ्लो करवाएंगे ही नहीं। अब ये आयंस अगर फ्री होंगे Na प्लस या Cl माइनस तो ये करंट को लेकर फ्लो करेंगे। तो ये आयंस अपनी इंटरमोलिकुलर फोर्स की वजह से बंधे होते हैं या आयनिक बॉन्ड की वजह से बंधे होते हैं, इसलिए रेसिस्टिविटी मिलती है। तो सोल्यूशन में इलेक्ट्रोलाइट में रेसिस्टिविटी की रीजन क्या है, इलेक्ट्रोलाइट में मिलता है आयनिक बॉन्ड, है ना, या इंटरमोलिकुलर फोर्स की वजह से, और मेटल्स में वाइब्रेशन ऑफ एटम की वजह से हमको मिलता है रेजिस्टेंस या रेसिस्टिविटी। ठीक है, समझ में रेजिस्टेंस क्या होता है, रेसिस्टिविटी क्या होता है। देखो हमको पढ़ना है मोलर कंडक्टिविटी, लैम्डा टाइप मोलर कंडक्टिविटी यानी कंडक्टिविटी पढ़ना पड़ेगा। उसके लिए कंडक्टिविटी पढ़ने के लिए हमको रेसिस्टिविटी पढ़ना पड़ेगा, और रेसिस्टिविटी पढ़ने के लिए रेजिस्टेंस पढ़ना पड़ेगा। तो इसलिए हम यहाँ बात करें रेसिस्टिविटी की। ठीक है, तो नोट करना चेक कर सकते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद हम बात करेंगे कंडक्टिविटी की या तो कंडक्टेंस की। पहले कंडक्टेंस की बात करते हैं, जिसको हम डिनोट करते हैं जी से। तो देखो रेजिस्टेंस का उल्टा, रेजिस्टेंस क्या होता था, द रेजिस्टेंस और द हिंड्रेंस प्रोवाइडेड टू द करंट, यानी करंट को रोकने में जो हमको हेल्प करता है, तो उसको हम बोलेंगे वो अच्छा रेजिस्टेंस है। इन रेजिस्टेंस क्या होता है, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, जो क्या करते हैं करंट को रोकती है। ठीक है, वेयरएज कंडक्टेंस क्या होता है, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, जो करंट को इजीली फ्लो करने देती है। रेजिस्टेंस को उल्टा, तो द ईज विथ विच अ मटेरियल allow the current to flow, यानी करंट को जितना इजीली फ्लो करा देगा उतना अच्छा कंडक्टेंस होगा उस मटेरियल का। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें कंडक्टेंस की, तो ये रेजिस्टेंस का उल्टा होता है। रेजिस्टेंस का उल्टा होता है, रेजिस्टेंस क्या होता था, रेजिस्टेंस होता था रॉ L बाई ए, तो ये डिवाइड में ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो जी हो जाएगा 1 बाय रॉ ए बाई एल, ये डिवाइड में ऊपर जाके इंटू हो जाएगा। ठीक है, ठीक है ना, इनवर्स होकर ऐसे हो जाएगा, तो ए बाय एल, तो ये हो जाएगा जी 1 बाय रॉ। रेसिस्टिविटी, रेसिस्टिविटी का उल्टा होता है कनेक्टिविटी, जैसे रेजिस्टेंस का उल्टा होता है कंडक्टेंस, ऐसे रेसिस्टिविटी का उल्टा होता है कनेक्टिविटी। वेयर रॉ इज रेसिस्टिविटी, यहाँ पे के दैट इज कप्पा, कप्पा इज इक्वल्स टू कंडक्टिविटी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें कंडक्टिविटी की, जिसको हम डिनोट करते हैं कप्पा से, तो ये क्या होता है, यहाँ से देखो कप्पा हो जाएगा जी, ये एल डिवाइड में हो जाएगा तो मल्टीप्लाई में एल बाई ए। ठीक है, जी एल बाई, यहाँ पे एल बाई ए जो होता है, एल बाई ए जो होता है ये होता है सेल कांस्टेंट। क्यों, देखो अब अगर हम बात करें मेटल सेल, कोई मेटल है हमारे पास, कोई वायर है, तो उसमें निकालना इजी होता है लेंथ और एरिया, यानी मेटल के वायर का एरिया कितना होगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया, वो निकालना, और उस वायर की लेंथ निकालना इजी होता है। मगर हम बात करें कोई भी इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन की, ठीक है, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन है यहाँ पास, इसमें 2 इलेक्ट्रोड डली हुई है। ठीक है, 2 इलेक्ट्रोड डली है ना, तो उस सोल्यूशन का जो कंडक्टिविटी है, ठीक है, उस सोल्यूशन का कंडक्टिविटी कितना होगा। ठीक है, देखो अगर हम बात करें कोई इलेक्ट्रोड की या कोई सेल की, तो सेल में हमको निकालना पड़ेगा मोलर कंडक्टिविटी कितनी है। क्यों निकालना पड़ेगा, बिकॉज जितनी अच्छी कंडक्टिविटी होगी उतनी अच्छा सेल होगा हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पे कंडक्टिविटी निकालना जरूरी है। कंडक्टिविटी निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा, या तो हम बोलते हैं कंडक्टिविटी निकालने के लिए कंडक्टेंस निकालना पड़ेगा, लेंथ और एरिया निकालना पड़ेगा। ठीक है, कंडक्टेंस को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस का उल्टा होता है। ठीक है, मतलब कंडक्टेंस जो होता है वो रेजिस्टेंस का उल्टा होता है, तो हमको रेजिस्टेंस भी चाहिए, एरिया भी चाहिए, लेंथ भी चाहिए। ठीक है, अब रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा, रेजिस्टेंस चलो हम व्हीटस्टोन ब्रिज की हेल्प निकाल सकते हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज आपको याद होगा क्या होता है, इसमें हम 4 रेजिस्टेंस को कनेक्ट करते थे इस कॉम्बिनेशन में। ठीक है, इस कॉम्बिनेशन 4 रेजिस्टेंस कनेक्ट करते थे, इसके बीच में गैल्वेनोमीटर की रीडिंग अगर 0 हो जाती है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है R1 बाय R2 जो होता था R3 बाय R4। ठीक है, R1 बाय R2 होता था R3 बाय R4। देखो हमको इन तीनों रेजिस्टेंस को हमने खुद से लगाया, हमको वैल्यू पता है, तो इन तीनों की वैल्यू अगर पता होगा तो इसकी वैल्यू हम निकाल लेंगे इजीली। ठीक है, R1 की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ पे अगर मान लो ये सेल को कनेक्ट कर दें, ये सेल को अगर हम ऐसे कनेक्ट कर दें, ठीक है, इसमें इलेक्ट्रोलाइट है जिसमें 2 इलेक्ट्रोड डली हुई है, और इसके बीच में से आयंस फ्लो करा रहे करंट को। ठीक है, तो इसका रेजिस्टेंस कितना निकाल लेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज की हेल्प से। ठीक है, तो रेजिस्टेंस निकाल लिए, लेंथ बाय एरिया, इसके लिए हम क्या करते हैं, एक सेल बनाते हैं जिसमें जो इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड इसके बीच में जो पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रोड के बीच के जो पार्टिकल्स हैं, यही क्या कर रहे हैं, यही कंडक्टिविटी दे रहे हैं। ठीक है, अभी कंडक्टिविटी कितनी दे रहे हैं, ये दे रहे हैं सेल कांस्टेंट जो हो जाता है वो होता है L बाई ए। तो L क्या होता है, लेंथ या डिस्टेंस
बिटवीन टू इलेक्ट्रॉड, जो दो इलेक्ट्रॉड है उसके बीच का डिस्टेंस कितना है, और ये हो जाता है क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ इलेक्ट्रॉड्स। जो इलेक्ट्रॉड से क्रॉस सेक्शनल एरिया है जितना वो होगा उसी के बराबर, उसी वॉल्यूम के जितना क्या होगा, सोल्यूशन कंडक्टिविटी करेगा। तो जहाँ पे अगर हमको निकालना है किसके लिए, जहाँ पे निकालना है इलेक्ट्रोलाइट के लिए, इलेक्ट्रोलाइट मतलब सोल्यूशन। अब बैटरी में क्या होता है, पानी डलता है या जो सोल्यूशन होता है सॉल्ट वगैरह या HCl, तो वही कंडक्टिविटी करते हैं। तो कंडक्टिविटी के लिए वहाँ पे आयंस होते हैं, जैसे मान लो K+ आयन या Na+ आयंस, Cl-। तो इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या होते हैं, ये आयंस कंडक्ट करते हैं। तो आयंस कितने कंडक्ट करेंगे वो डिपेंड करता है कनेक्टिविटी। तो हम किसी भी इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टिविटी निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, ब्रिज फ्रॉम ब्रिज की हेल्प से उसका रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं और लेंथ बाय एरिया, जिसको हम बोलते हैं सेल कांस्टेंट। तो हमने कितना बड़ा सेल लिया है, यानी हमने कितना बड़ा सेल लिया है, उसका लेंथ कितना है, जैसे मान लो 1 मीटर है, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया है 1 मीटर स्क्वायर, उसका सेल कांस्टेंट कितना हो जाएगा 1, ठीक है। तो इसकी हेल्प से हम निकाल सकते हैं कंडक्टिविटी सोल्यूशन की कितनी है, ठीक है। ना क्वेश्चन आता है कि जो कंडक्टिविटी होती है वो चेंज होती रहती है। अगर हम बात करें कंडक्टिविटी, चलो यहाँ पे हम कंडक्टिविटी निकालने के लिए ट्राई भी करते हैं। तो देखो हमारे पास अगर मान लो एक सेल है जिसमें हमने पानी, हमारे पास सेम है, वॉल्यूम सेम है सेल का, दोनों सेल का वॉल्यूम सेम है, दोनों सेल हैं इसमें वॉल्यूम सेम है, और दोनों के दोनों एंड पे इलेक्ट्रोड लगी है, ठीक है। दोनों सेल का वॉल्यूम, इसके अंदर पानी भरा हुआ है या इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है, जिसका वॉल्यूम सेम है, दोनों तरफ 1-1 लीटर इलेक्ट्रोलाइट है। मगर यहाँ पे अगर हमने इस वाले इलेक्ट्रोड में 1 चम्मच नमक डाला है, तो Na के आयन कम होंगे एज कम्पेयर टू यहाँ पे हमने 10 चम्मच नमक डाला है, यहाँ Na+ और Cl- के आयंस ज़्यादा होंगे, है ना। अब ज़्यादा आयंस होंगे ज़्यादा कनेक्टिविटी करेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब देखो हमारे पास सेल दोनों सेम है, सेल का वॉल्यूम दोनों सेम है, दोनों में इलेक्ट्रोड सेम है, दोनों में सोल्यूशन सेम है, दोनों में सॉल्यूट और सॉल्वेंट भी सेम है, यानी दोनों में नमक पानी है, सब कुछ सेम है, मगर कॉन्सेंट्रेशन सेम ना होने की वजह से क्या हो जाता है, दोनों की कनेक्टिविटी अलग अलग आ जाती है। इससे हमारा कैलकुलेशन गलत हो सकता है, यानी बाद में अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो हर बार सेल के लिए कुछ अलग कनेक्टिविटी आएगी, जो कि फर्दर अगर हम कुछ कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा। यानी कि मान लो आप कंपनी खोल लियो बैटरी बनाने की, वहाँ पे आपको कनेक्टिविटी वहाँ पे पूछ रहा है, तो आप पूछो हर बार जब आप किसी मतलब सुपरवाइजर से पूछ रहे हो कि भाई कितनी कनेक्टिविटी बताओ, तो हर बार कुछ नई कनेक्टिविटी बता रहा है। तो उस केस में क्या होगा कि जो इंजीनियर होगा वो बोलेगा भाई हम छोड़ दें कंपनी, बिकॉज हर बार नई कनेक्टिविटी मिलेगी उसको, तो कैलकुलेशन हर बार उसको करना पड़ेगा, तो पूरा पूरा सिस्टम खराब हो जाएगा। तो इसके लिए क्या है, एक नई टर्म इंट्रोड्यूस करते हैं जिसको बोलते हैं मोलर कंडक्टिविटी, लैम्डा से दिखाते हैं, जो बताता है कंडक्टिविटी किसी भी सोल्यूशन की 1 मोल कॉन्सेंट्रेशन के लिए। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 1 मोल कॉन्सेंट्रेशन के लिए जो भी हम कंडक्टिविटी बोलते हैं उसको हम बोलते हैं मोलर कंडक्टिविटी, यानी 1 मोल सब्सटेंस। अब 1 मोल सब्सटेंस है तो दोनों में आयंस क्या हो गए, दोनों में Na+ Cl- के आयंस सेम हो गए, बिकॉज 1 मोल है तो 1 मोल Na के आयंस इसमें भी है, 1 मोल Na के आयंस इसमें भी है, 1 लीटर वॉल्यूम में, ठीक है। तो वहाँ पे अगर हम दोनों का नंबर ऑफ मोल फिक्स कर दें और फिर कनेक्टिविटी निकाले तो हम बोलते हैं मोलर कनेक्टिविटी। समझ में आया, तो लिखना चाहिए लिख सकते हैं, देन आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करेंगे मोलर कंडक्टिविटी की, तो हम लोग बात करेंगे मोलर कंडक्टिविटी, जिसको हम दिखाते हैं लैम्डा m से, ठीक है। लैम्डा m, वैसे लैम्डा ऐसे बनता है मगर यहाँ पे कैपिटल लैम्डा को हम यूज़ करें, ठीक है। तो लैम्डा m, तो ये क्या बोलता है, अभी बताया आपको थोड़े पहले कि जो हम कनेक्टिविटी की बात करते हैं 1 मोल ऑफ सोल्यूशन के लिए, उसी को हम क्या बोलते हैं मोलर कनेक्टिविटी, यानी ऐसी एक कनेक्टिविटी उस सोल्यूशन की जिसमें जो सॉल्यूट है उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है 1 मोल है। क्या लिख सकते हैं इसकी डेफिनेशन, द कंडक्टेंस ऑफ the electrolyte placed between two electrodes separated by a unit length having area enough to accommodate 1 molar solution, 1 मोलर सोल्यूशन, बस इतना काफ़ी है। तो यानी ये बोल रहा है कि जैसे हमारे पास कोई इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट में जो इलेक्ट्रोड होता है ना, उसके बीच में कितना डिस्टेंस होना चाहिए 1 मीटर, कितना डिस्टेंस होना चाहिए 1 मीटर, और उसके बीच एरिया इतना होना चाहिए कि उसके बीच में जो सोल्यूशन है उसमें कॉन्सेंट्रेशन कितनी होनी चाहिए सॉल्यूट की 1 मोल, 1 मोल इन मीटर क्यूब, कितना होना चाहिए
1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में कितना कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए, 1 मोल की कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए। बिकॉज यहाँ पे हमने लेंथ को मीटर में लिया है, इसलिए यहाँ पे वॉल्यूम को ना मीटर क्यूब में रखने। वैसे अगर आपने मोलैरिटी पढ़ा होगा तो मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, और वॉल्यूम को हम लीटर में लेते थे, है ना, वॉल्यूम को लीटर में लेते थे। मगर यहाँ पे क्योंकि हमने डिस्टेंस को मीटर में कर दिया, तो वी हैव टू कन्वर्ट इसको भी मीटर में, ठीक है, तो मीटर क्यूब में करना पड़ा उसको। बट अगर बात करें हम मोलर कंडक्टिविटी फॉर्मूला की, तो मोलर कंडक्टिविटी फॉर्मूला क्या बोले, द कंडक्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, जो इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टेंस है, यानी जो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन को हम इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट कितना कंडक्टिविटी प्रोवाइड करेगा, यानी इलेक्ट्रोलाइट की कितनी कंडक्टिविटी होगी अगर इसको हमने 1 मीटर से सेपरेट किया है और इसको हमने रखा है कितना, इसमें सॉल्यूशन में कितने, मतलब इसमें कितने मोल्स हैं सॉल्यूट के, तो इसमें 1 मोल सॉल्यूट की, यानी जो 1 मोल्स का जो सॉल्यूट है, यानी ऐसा सॉल्यूशन इसमें 1 मोल सॉल्यूट है और उसकी कंडक्टिविटी कितनी होगी, उसी को हम क्या बोलेंगे, मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, यहाँ मोलर कंडक्टिविटी फॉर्मूला होता है कंडक्टिविटी बाय कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि यहाँ मोलैरिटी की बात हो रही है, मोलैरिटी को हम कॉन्सेंट्रेशन बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे मोलर कंडक्टिविटी किसके लिए होती है, 1 मोल्स ऑफ सॉल्यूशन के लिए। 1 मोलर सॉल्यूशन के लिए लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के बाय 1 मोल सॉल्यूशन, तो कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, मोलैरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं के नंबर ऑफ मोल्स, है ना, इनटू वॉल्यूम। वॉल्यूम को हम लेते हैं मीटर क्यूब में। ठीक है, वॉल्यूम बोलेंगे मीटर क्यूब में, तो हो जाएगा के, वॉल्यूम हो जाएगा मीटर क्यूब में, तो इसको लीटर में होता है ऐसे, तो वॉल्यूम किस में लेते हैं, मोलैरिटी में, लीटर में, तो इसको मीटर क्यूब में चेंज करने के लिए हम इसको 1000 मल्टीप्लाई कर देंगे, 1000 इंटू वॉल्यूम, अभी किस में हो गया, मीटर क्यूब में बाय एन। ठीक है, तो यहाँ से लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला आ जाएगा के इंटू 1000 बाय मोलैरिटी। ठीक है, इसको अगर हम चाहें यहाँ इसको डिवाइड में वापस लेके आ सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स पर वॉल्यूम कितना हो जाएगा, मोलैरिटी। ठीक है, अब अगर हम बात करें 1 मोल सोल्यूशन की, हम बात करें 1 मोलर सोल्यूशन की, यहाँ पे m की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, 1 मोलर सोल्यूशन के लिए m की वैल्यू हो जाएगी 1, तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कितना हो जाएगा, k इंटू 3। ठीक है, देखो यहाँ कितनी होती है मोलर कंडक्टिविटी वैल्यू 1, तो अगर इसको हम फर्दर यहाँ पे लिखे, देखो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, यहाँ पे v ऊपर आ गया, नंबर ऑफ मोल्स कितना है 1, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फॉर्मूला k इंटू वी बाय एन, नंबर ऑफ मोल्स अगर 1 होगा फॉर 1 मोल सोल्यूशन, इसी वैल्यू कितनी जाएगी, एन की वैल्यू 1, तो 1 रखोगे तो के इंटू वी फॉर्मूला बन जाएगा। तो बेसिकली ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, 3 जो आपको याद रखना है। ठीक है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालने के लिए 3 फॉर्मूला है। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फॉर्मूला होता है कंडक्टिविटी इंटू वॉल्यूम कंडक्टिविटी, और ये रिलेशन है किसी बीच में, मोलैरिटी कंडक्टिविटी और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के बीच में, और ये है कंडक्टिविटी बाय कॉन्सेंट्रेशन, जब सिंपल कॉन्सेंट्रेशन दिया हो। तो तीनों फॉर्मूला होता है किसके लिए, मोलर कंडक्टिविटी के लिए, चाहे तो नोट कर सकते हैं, then आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करेंगे वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी विद कॉन्सेंट्रेशन। तो हम लोग बात करेंगे वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी विद कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, अब देखो हम बात करें कंडक्टिविटी की और मोलर कंडक्टिविटी की, तो हमारे पास अब एक सोल्यूशन है। ठीक है, अब आपको पता होगा कि कंडक्टिविटी या मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू होता है के इंटू वी। ठीक है, ये फॉर्मूला का यूज करके हम समझेंगे क्या वेरिएशन होता है। ठीक है, अब देखो जैसे हमारे पास कोई सोल्यूशन है, इलेक्ट्रोलाइट है, जिसमें इलेक्ट्रोड डिप है, चाहे है चाहे नहीं, हम एक एग्जांपल लेने के लिए तो इलेक्ट्रोड को सिंपली ऐसे प्लेस कर देते हैं। ठीक है, तो ये एग्जांपल है, तो ये हमारे पास इलेक्ट्रोड है जिसे हमने यहाँ पे 2 इलेक्ट्रोड प्लेस किया। ठीक है, सेल है जिसमें इलेक्ट्रोड प्लेस किया, यहाँ पे भी ये सेल है जिसमें 2 इलेक्ट्रोड प्लेस किया। ठीक है, तो ये सेल है जिसमें 2 इलेक्ट्रोड प्लेस किया। अब यहाँ पे अगर हम बोल रहे हैं ये पानी है, इसमें आप पानी और नमक का सोल्यूशन है, NaCl का सोल्यूशन है। ठीक है, तो जैसे जैसे इसमें हम नमक ऐड कर रहे हैं NaCl, ठीक है, यानी जैसे जैसे हम कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा रहे हैं। ठीक है, अब देखो 2 तरीका है, अगर इसमें हम नमक डालेंगे तो नमक की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगी, अगर इसमें हम पानी डालेंगे, सॉल्यूट डालेंगे तो कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगी, सॉल्यूट डालेंगे तो डाइल्यूशन इंक्रीज होगा। यानी अगर इसमें और ज़्यादा पानी डालते हैं तो कॉन्सेंट्रेशन कम होगी। देखो अब इसमें मान लो नमक के 4 पार्टिकल्स हैं। ठीक है, इसे नमक के 4 पार्टिकल्स हैं, यानी 4 नमक के आयन्स हैं, यहाँ पे 10 नमक के आयन्स हैं। ठीक है, लेट्स यहाँ पे वही सेम सोल्यूशन है मगर यहाँ पे 10 नमक के आयन्स है, Na+ और Cl-। ठीक है, 10 आयन्स है, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 4 आयन्स हैं, Na+ के और Cl-। अब अगर हम यहाँ पे करंट पास कर रहे हैं, पॉजिटिव टर्मिनल या नेगेटिव, यानी पॉजिटिव या नेगेटिव। ठीक है, तो क्या लगता है कि इसमें जल्दी करंट पास होगी, किस वाले सॉल्यूशन से जल्दी करंट पास होगी, जिसमें ज़्यादा आयन से, है ना। सो जैसे जैसे हम कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते हैं वैसे वैसे करंट क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट से ज़्यादा पास होती है। तो हम देख सकते हैं कंडक्टिविटी इंक्रीजेस
विथ इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन। जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे कंडक्टिविटी बढ़ रही है। मगर अब हम बोल रहे हैं कि अब हम नमक नहीं उतना ही है मगर पानी बढ़ा दिए। पहले पानी इतना था और नमक था इसमें 2, अब हम वही नमक का अमाउंट सेम रखें मगर पानी बढ़ा रहे हैं, डाइल्यूशन बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो डाइल्यूशन बढ़ाने से क्या होगा, नमक की कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगी। अब नमक उस पूरे सिस्टम में जितना नमक था उतना ही रहेगा। मगर अगर हम कंपेयर करें तो पानी ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू नमक, तो हम बोल सकते हैं कंपेरेटिवली कि नमक की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कम है एज कम्पेयर टू पानी। ठीक है, तो अगर हम डाइल्यूशन बढ़ाएंगे तो नमक की कॉन्सेंट्रेशन कम होगी, नमक की कॉन्सेंट्रेशन कम होगी तो आयंस कंपेरेटिवली कम हो जाएंगे, है ना। तो आयंस जब कम हो जाएंगे तो वहाँ पे कनेक्टिविटी कम हो जाएगी। तो कनेक्टिविटी इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन, है ना, बट डिक्रीज या डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन डाइल्यूशन। डाइल्यूशन करने से कनेक्टिविटी डिक्रीज करती है, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने से कनेक्टिविटी इंक्रीज करती है। ठीक है, अब वही सेम बात करते हैं मोलर कनेक्टिविटी के लिए। यही सेम चीज़ की हम बात करते हैं मोलर कनेक्टिविटी के लिए। ठीक है, मोलर कनेक्टिविटी की बात करते हैं तो मोलर कनेक्टिविटी देखते हैं। देखो हमारे पास वही सेम सोल्यूशन है। ठीक है, वही सेम सोल्यूशन है। इसमें चाहे तो डाइल्यूशन बढ़ाएं चाहे तो हम वो बढ़ाएं कॉन्सेंट्रेशन, बात वही है। ठीक है, यहाँ पे कोई हम डाइल्यूशन बढ़ा रहे हैं, पानी हम ज़्यादा डाल रहे हैं। ठीक है, पानी ज़्यादा डाल रहे हैं और नमक तो इतने ही आए हैं, नमक के 3 आयंस थे तो या 4 आयंस थे, जो 4 के 4 आयंस थे मगर पानी पर हमने बढ़ा दिया। तो देखो लैम्डा एम क्या होता है, लैम्डा एम होता है के इंटू वी। अब हम पानी बढ़ाएंगे कनेक्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज करेगी। अब हम डाइल्यूशन बढ़ा रहे हैं, इसमें डाइल्यूशन बढ़ा रहे हैं तो नमक के आयंस तो उतनी है मगर नमक के आयंस सेम है। डाइल्यूशन बढ़ाने से क्या होगा, कनेक्टिविटी डिक्रीज करेगी। कनेक्टिविटी इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन बट डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन डाइल्यूशन। जैसे डाइल्यूशन हम बढ़ा रहे हैं कनेक्टिविटी कम होगी, और हम देख रहे हैं डाइल्यूशन जब हम बढ़ा रहे हैं तो वॉल्यूम तो बढ़ रहा है, पानी का वॉल्यूम क्या होता है, बढ़ रहा है। पानी का वॉल्यूम बढ़ेगा तो इसका मतलब मोलर कनेक्टिविटी भी क्या होगी, बढ़ेगी या तो कम होगी। देखो कनेक्टिविटी कम हो रही है, मोलर कनेक्टिविटी कम होगी, वॉल्यूम बढ़ रहा है, मोलर कनेक्टिविटी बढ़ेगी। मगर यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हम पानी बढ़ा रहे हैं, कनेक्टिविटी कम हो रही है और वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो इसलिए कम होगा कि ज़्यादा होगा, ये हमने एक्सपेरिमेंटली देखा कि देखो जब वॉल्यूम बढ़ाने से ज़्यादा इस पर असर आता है। यानी वॉल्यूम जो है इसके लिए इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जैसे जैसे हम वॉल्यूम बढ़ाते हैं वैसे वैसे मोलर कनेक्टिविटी बढ़ती है। जो कनेक्टिविटी कम होती है, मोलर कनेक्टिविटी कम होगी, कनेक्टिविटी कम होगी, मगर वॉल्यूम बढ़ाने से मोलर कनेक्टिविटी ज़्यादा असर आता है। यानी लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी या मोलर कनेक्टिविटी ज़्यादा डिपेंड करती है कि इस पर वॉल्यूम पे, है ना। तो देखिए कि ज़्यादा वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो मोलर कनेक्टिविटी बढ़ेगी। तो इसके उल्टा हम बोल सकते हैं ऑन इंक्रीजिंग डाइल्यूशन, डाइल्यूशन बढ़ाने से मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेस। मोलर कंडक्टिविटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो इसका ये मतलब है कि कंडक्टिविटी डाइल्यूशन बढ़ाने से कंडक्टिविटी कम होती है मगर मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, बढ़ती है। और इसका ग्राफ अगर आप बनाएं स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट या वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, या स्ट्रॉन्ग सॉल्ट और वीक सॉल्ट क्या होता है। तो देखो कुछ सॉल्ट ऐसे होते हैं, है ना, जैसे Na+ या NaCl या KCl, जिसको अगर आप पानी में डालते हो तुरंत डिजोल्व होते हैं और तुरंत Na+ बनते हैं और Cl- बनते हैं। और कुछ सॉल्ट जैसे यहाँ पे ये K+ तुरंत बन जाएगा और Cl- तुरंत बन जाएगा। और कुछ सॉल्ट है जैसे एसिटिक एसिड, है ना, CH3COH, ये टूटेगा CH3COO- में प्लस H+, मगर ये कंप्लीट डिसोसिएट नहीं होता। यानी इसका जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वो 100% है, यानी 100% टूट जाएगा। नमक का पानी में डालेंगे, जैसे नमक है अगर आप पानी में डिजोल्व करते हैं तो तुरंत घुल जाता है। वैसे अगर एसिटिक एसिड को पानी में घोलेंगे तो कंप्लीटली नहीं घुलेगा, 5 से 10% तक घुलता है। ठीक है, कंप्लीटली 100% डिसोसिएशन नहीं होता। यहाँ पे NaCl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स इजीली घुल जाते हैं, वेरएज वीक इलेक्ट्रोलाइट घुलते नहीं जल्दी। तो अगर हम बात करें इन दोनों की वेरिएशन की, ये दोनों कैसे वेरिएट करते हैं, इनकी मोलर कनेक्टिविटी कैसे चेंज होती है कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने से। तो यहाँ पे हमने ग्राफ बनाया जब एक्सपेरिमेंटली तो देखा ग्राफ कैसा बन रहा है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का जो ग्राफ है ये कॉन्सेंट्रेशन है, कॉन्सेंट्रेशन यहाँ बढ़ा रहे हैं और यहाँ लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी बढ़ा रहे हैं। तो देखो जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते हैं डाइल्यूशन कम होगा, यहाँ पे देख सकते हैं ऑन इंक्रीजिंग डाइल्यूशन मोलर कनेक्टिविटी इंक्रीजेस एंड ऑन इंक्रीजिंग concentration molar conductivity decreases। सो मोलर कंडक्टिविटी कम होती है कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने से। तो देखो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा रहे हैं तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में देखो कम हो रही है। यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे कनेक्टिविटी, यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर हम देखें, देखो ये कॉन्सेंट्रेशन है और ये कॉन्सेंट्रेशन है। लेट्स से ये आपका 1 है, ये 10 है, यहाँ पे ये आपका 5 है, ये 10 है। देखो
स्टार्टिंग में मोलर कनेक्टिविटी कितनी थी, 10 थी, कॉन्सेंट्रेशन को हमने बढ़ा दिया, 1 से 10 कर दिया, तो मोलर कनेक्टिविटी कहाँ आ गई, 10 से 5, देखो 10 से 5 पे आ गई। अगर हम बात करें मोलर कनेक्टिविटी की तो वो 10 से 5 शिफ्ट हो गई जब हमने कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाया। तो हम देखें जैसे जैसे हम कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते हैं वैसे वैसे मोलर कनेक्टिविटी क्या होती है, डिक्रीज करती है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, मगर वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में भी डिक्रीज करती है। स्टार्टिंग में बहुत जल्दी करती है, देन फिर धीरे धीरे वो डिक्रीज करती है, बिकॉज उनका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है, उनका 100% नहीं होता, इसलिए हमें ऐसा वेरिएशन देखने को मिलता है। ठीक है, जहाँ से हमको एक चीज सीखने मिली कि मोलर कनेक्टिविटी जो होती है वो बढ़ती है ना, ओ सॉरी वो कम होती है कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने से, और वो बढ़ती है डायल्यूशन बढ़ाने से। जहाँ से फाइनली फॉर्मूला जो ड्राइव हुआ मोलर कनेक्टिविटी का लैम्डा एम, इस इक्वेशन ग्राफ के हेल्प से निकाल सकते हैं। लैम्डा एम जो होता है वो होता है लैम्डा एम नॉट माइनस ए सी की पावर, ये होता है फॉर्मूला किसके लिए, मोलर कनेक्टिविटी और कॉन्सेंट्रेशन का रिलेशन। इस ग्राफ के हेल्प से हम निकाल सकते हैं ये चीज, वेयर सी इज कॉन्सेंट्रेशन, जहाँ सी कॉन्सेंट्रेशन है, ये हाफ है, हाफ, ठीक है, सी हाफ है, वह सी इज क्या है, कॉन्सेंट्रेशन, सी कॉन्सेंट्रेशन है, लैम्डा एम नॉट लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी है, ये मोलर कनेक्टिविटी नहीं है, लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। क्या होता है ये, देखो अब हमने बोला कि हम डायल्यूशन बढ़ा रहे हैं, डायल्यूशन बढ़ा रहे हैं, पानी बढ़ा रहे हैं, पानी बढ़ा रहे हैं, पानी बढ़ा रहे हैं, तो मोलर कनेक्टिविटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, मोलर कनेक्टिविटी क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है पानी बढ़ाने से, यानी डायल्यूशन बढ़ाने से मोलर कनेक्टिविटी इंक्रीज कर रही है। हमने डायल्यूशन इतना बढ़ा दिया कि वो मतलब इनफाइनाइट हो गया। अब इनफाइनाइट डायल्यूशन मतलब ये नहीं कि हमने उसमें इनफाइनाइट वाटर डाल दिया। अब इनफाइनाइट क्या होता है, रिलेटिव टर्म होती है, जैसे मैंने बोला एक ग्लास पानी में हमने 1 चम्मच नमक डाला, फिर हमने क्या किया, हमने एक स्विमिंग पूल लिया उसमें 1 चम्मच नमक डाला, फिर हमने एक बड़ा सा तालाब ले लिया उसमें 1 चम्मच नमक डाला। अब देखो अगर हम 1 चम्मच नमक डाल लें ग्लास में तो वहाँ पे उसका कुछ ना कुछ वैल्यू रहेगी, वहाँ पे कुछ ना कुछ हमको असर दिखेगा। भाई अगर हम उसको एक स्विमिंग पूल में डालेंगे तो उसका असर उतना नहीं होगा, और वहीं अगर उसको हम तालाब में डाल देंगे तो वहाँ पे उतना डाइल्यूशन है, यानी उसमें इतना पानी है कि उसमें नमक का कोई इंपॉर्टेंट रोल बचा नहीं है। ठीक है, तो हम बात करें कि डाइल्यूशन इतना ज़्यादा है, यानी इतना ज़्यादा हम पानी डाल दें कि जो आपका कॉन्सेंट्रेशन हो जाए, कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो जाए, 0। जैसे नमक जो है, नमक का पार्टिकल्स है वो ज़्यादा होंगे तो कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगी, NaCl जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन होगी। तो अब हम नमक को 1 चम्मच 1 ग्लास पानी में डालेंगे तो वहाँ पे उसकी कॉन्सेंट्रेशन कुछ ना कुछ होगी, 0 तो नहीं होगी, बिकॉज 1 ग्लास पानी में नमक डाला उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, हम टेस्ट करेंगे तो आएगा। एक पूरी स्विमिंग पूल में अगर हम 1 चम्मच नमक डाल दें तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन स्टिल कुछ रहेगी मगर उतनी नहीं रहेगी, मतलब नियरली 0 हो जाएगी। मगर वहीं पे हम एक बड़े से तालाब में डाल देंगे तो उसमें क्या हो जाएगी, उसकी कॉन्सेंट्रेशन नियरली 0 हो जाएगी। तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है कि जब हम डायल्यूशन इतना कर दें कि वहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन जो हो किसकी, आयंस की, वो 0 हो जाए, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। यानी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हम डिफाइन कर सकते हैं, इट इज द मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डायल्यूशन वेयर द कॉन्सेंट्रेशन टेंड्स टू 0, यानी जहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन 0 हो जाए, ठीक है, आयंस की, उसको हम बोलते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, ए जो है ये कांस्टेंट है, ये जैसे सॉल्ट होते हैं वैसा इनका बिहेवियर होता है। जैसे देखो अगर कहीं सॉल्ट ऐसे NaCl तो इसके लिए ए की वैल्यू अलग होगी, बिकॉज टूटेगा तो कैसे होगा, Na + Cl माइनस, जैसे होगा MgCl2, तो इस सॉल्ट में देखो Mg2Cl अलग टूट रहा है, तो जैसे जैसे डिसोसिएशन होगा वैसे वैसे ए की वैल्यू होगी। अगर क्वेश्चन बनेगा इसमें तो एक वैल्यू दिया होगा, क्वेश्चन में करना है। ठीक है, समझ में इस क्वेश्चन को, अभी कुछ क्वेश्चन देखते हैं तो जितना भी हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है अभी तक सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चाहे तो नोट कर लें फिर आगे बढ़ते हैं। ऑल इंडिया 2010 और 2012 यानी 2 साल क्वेश्चन ये पूछा गया है। लैम्डा लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 1.5 मोल, यानी यहाँ पे आपको मोलैलिटी दिया है 1.5 m, ठीक है, ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन फाउंड टू बी 138.9 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। जहाँ पे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी दिया है 138.9 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, तो ये लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू याद रखिएगा। क्या होता है ऐसा यूनिट, साइमन, साइमन होती है कंडक्टिविटी की, कंडक्टेंस की यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ठीक है, ये किसकी होती है, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल यूनिट होती है मोलर कंडक्टिविटी की। ठीक है, इसे बोल रहा है आगे कैलकुलेट द कंडक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन, वो निकालना है कंडक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन। अब देखो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के 3 फॉर्मूला आपको हम बताएं। पहला होता है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का K/C, दूसरा होता है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का K/1000/m, और तीसरा लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फॉर्मूला होता है K/V। ठीक है, अभी तीनों फॉर्मूले हैं, ये फॉर्मूला आपका लगेगा सिर्फ और सिर्फ ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है जहाँ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस दिया है। ठीक है, यानी 1 मोल सॉल्यूट दिया है, यहाँ पर कोई भी कॉन्सेंट्रेशन पे वर्क कर जाएगा, और ये है जहाँ पर मोलैरिटी दिया हुआ है। क्वेश्चन में देखो साफ साफ दिया है मोलैरिटी कितना है 1.5 m, है ना, क्योंकि इसमें बोला है
लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ अ 1.5 मोलर सॉल्यूशन। यूनिट किसकी है? मोलर। एम मोलर यूनिट किसकी होती है? मोलैरिटी। ठीक है, यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला एप्लीकेबल है? मोलैरिटी यानी सेकंड फॉर्मूला लगाएंगे, तो लैम्डा एम इज इक्वल टू के इंटू 1000 बाई एम। यहाँ पे आपको निकालना क्या है? कंडक्टिविटी, तो ये डिवाइड में जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कंडक्टिविटी कितना हो जाएगा? लैम्डा एम इंटू एम, ये डिवाइड में जाकर मल्टीप्लाई होगा, नीचे जाके 1000। लैम्डा एम कितना दिया है? 138.9 इंटू मोलैरिटी कितना दिया है? 1.5 डिवाइड बाई 1000। अब कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हम राउंड ऑफ कर देते हैं, 138.9 को 140 मान लेते हैं ताकि कैलकुलेशन इजी हो जाए। 1.5 डिवाइड बाई 1000। चाहो तो आप रख के कर लो, कोई दिक्कत नहीं। आपके पास कैलकुलेटर है, घर में बैठे हो, सुकून से कर सकते हो। यहाँ पे ये सुविधा अवेलेबल नहीं है ना, वो करना पड़ेगा उससे। तो 140 का 1.5 गुना 140, 140, 170, 210, तो 210 बाई 1000। ठीक है, अब यहाँ पे इसको हम करें 200 बाई 1000 तो जाएगा 0.21। ठीक है, 0.21 यूनिट होगी, इसकी वैल्यू होगी कनेक्टिविटी। कनेक्टिविटी कितना हो जाएगा? 0.21। ठीक है, तो यूनिट होती है कनेक्टिविटी की, तो साइमन पर सेंटीमीटर, तो आ गया 0.21 साइमन पर सेंटीमीटर। तो कनेक्टिविटी यूनिट कितनी आएगी? साइमन सेंटीमीटर यूनिट। ठीक है, तो यूनिट होती है कनेक्टिविटी की। सारी यूनिट्स को ध्यान से देखना है, याद रखना है। तो ये क्वेश्चन देखो इंपॉर्टेंट है, 2 साल आया हुआ है, चाहे तो नोट कर लें, फिर अगला करते हैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन एक और। सो ये अगला क्वेश्चन सीबीएसई 2014 कंपार्टमेंट का क्वेश्चन था। द रेजिस्टेंस ऑफ 0.01 एम। अब आपको पता है मोलैरिटी की यूनिट होती है मोलर, तो ये आपको क्या दिया है? कॉन्सेंट्रेशन जो कि मोलैरिटी। ठीक है, NaCl सोल्यूशन एट 25 डिग्री सेल्सियस इज 200 ओम। तो रेजिस्टेंस दिया है, कितना है इलेक्ट्रोलाइट का, मतलब ये NaCl सोल्यूशन का कितना रेजिस्टेंस है? 200 ओम। द सेल कांस्टेंट ऑफ द कंडक्टिविटी सेल इज यूनिटी। तो सेल कांस्टेंट क्या होता है? L बाई कितना दिया है? यूनिटी यानी 1। ठीक है, कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द सोल्यूशन। हमको निकालना है मोलर कंडक्टिविटी यानी लैम्डा। तो लैम्डा एम का फॉर्मूला क्या होता है? लैम्डा एम होता है, अब तो यहाँ पे मोलैरिटी दिया क्वेश्चन में, तो वो मोलैरिटी वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, के इंटू 1000 बाई एम। ठीक है, और यहाँ मोलैरिटी पता है मगर कंडक्टिविटी नहीं पता, तो कनेक्टिविटी कैसे निकाल सकते हैं? कंडक्टिविटी निकालने का फॉर्मूला होता है के इज इक्वल्स टू 1 बाई आर सॉरी एल बाई ए। अभी हमने देखा था 1 बाई आर एल बाई ए, लास्ट टाइम निकाला भी था कनेक्टिविटी वाले जब कॉन्सेप्ट पढ़े थे, तो 1 बाई आर एल बाई। ठीक है, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना है? 1 बाई 200। एल बाई कितना है हमारा? एल बाई यूनिटी दिया क्वेश्चन में, तो ये 1 मान लेंगे, तो 1 इंटू 1 1 बाई 200 तो जाएगा 1 बाई 200। तो उसको रखेंगे 1 बाई 200 इंटू 1000 डिवाइड बाई मोलैरिटी कितना दिया है? 0.01। ठीक है, तो यहाँ पे 2 0 से 2 0 कट गया, या गया 10 बाई 2 डिवाइड बाई 0.01। इसको काम करते पॉइंट हटा देते हैं, 1 पॉइंट 2 पॉइंट आएंगे तो ऊपर 2 0 बढ़ जाएगा बाई 2 1। ठीक है, यहाँ पे 2 पॉइंट हटा दिया हमने, 2 0 बढ़ गया, अब यहाँ पे कटेगा तो 500। ठीक है, तो ये जाएगा 500 बाई 1 जो कि तो ये जाएगा 5। तो ये है लिमिट मोलर कनेक्टिविटी की यूनिट होती है साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल यूनिट होती है मोलर कनेक्टिविटी। ठीक है, तो इसी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, चाहे तो और बहुत सारे क्वेश्चन से आपके बुक में भी हैं और पिछले भी सैम्पल पेपर वगैरह में आप करेंगे तो आपको मिल जाएंगे, अच्छे क्वेश्चन बनते हैं इससे, चाहे तो नोट कर सकते हैं। देन लास्ट टॉपिक इस वीडियो में पढ़ेंगे आज हम लोग, जो है कोलरॉच लॉ। सो कोलरॉच एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने लॉ दिया था अबाउट लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। सो उन्होंने कहा था द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी of an electrolyte is sum of limiting molar conductivity of anion and cation of the electrolyte। तो कोलरॉच ने बताया कि जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होती है लैम्डा एम नॉट, यानी मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन नियरली 0 हो किसका? जो भी सॉल्यूट है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी किसी भी
सब्सटेंस का या किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का, जैसे NaCl, वो किसी बराबर होगी, वो होगी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनायन एंड कैटायन। ठीक है, जैसे यहाँ पे एनायन और कैटायन कौन है, Na प्लस Cl माइनस। ठीक है, तो यहाँ पे Na की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी और Cl की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी सब के बराबर होगी पूरे के पूरे इलेक्ट्रोलाइट, यानी NaCl की मोलर कंडक्टिविटी। जैसे अगर हम बात करें वीक इलेक्ट्रोलाइट की, तो देखो CH3COOH, तो इसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी CH3COOH की क्या होगी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3COO माइनस प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ H प्लस आयन। ठीक है, यहाँ पे Cl माइनस वही प्लस। ठीक है, तो ये बताया था कोलरॉश ने। और यहाँ से हमको एक चीज़ नहीं मिली, देखो क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं जैसे NaCl, ये 100% डिसोसिएट करती है, तो इनका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है, अल्फा 100%। वैसे जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होती है इनका लगभग 5 से लेके 10% तक ही डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है, यानी कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं करते हैं। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो होता है वो कितना होता है, यानी कितना ज़्यादा टूटेंगे, ये होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा इज इक्वल्स टू लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी बाय मोलर कंडक्टिविटी बाय लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, इसका यूज करके हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो होप तो कोलरॉश लॉ समझ में आ गया होगा। अभी क्वेश्चन देखते हैं तो और क्लियर हो जाएगा। तो जैसे कि ये बोर्ड में क्वेश्चन दिख रहा है, CBSE 2015 में पूछा गया था, 3 नंबर का क्वेश्चन था, कंडक्टिविटी ऑफ 2.5 इंटू 10⁻⁴ मोलर मिथेनोइक एसिड। तो यहाँ मोलैरिटी दिया है 2.5, यानी कॉन्सेंट्रेशन दिया है 2.5 इंटू 10⁻⁴ मोल्स। मिथेनोइक एसिड इज इतना, तो कंडक्टिविटी ऑफ मिथेनोइक एसिड कितना दिया है, कंडक्टिविटी दिया है 5.25 इंटू 10⁻⁵ ठीक है, साइमन सेंटीमीटर। कैलकुलेट इट्स मोलर कंडक्टिविटी एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। पहले निकालना है मोलर कंडक्टिविटी, फॉर्मूला क्या हो जाएगा मोलर कंडक्टिविटी का, K इंटू 1000 बाई m। K कितना है, K है 5.25 इंटू 10⁻⁵ इंटू 1000, यानी 10⁻³ लिखते हैं, 1000 को 10⁻³ लिख देते हैं। और यहाँ मोलैरिटी दिया है 2.5 इंटू 10⁻⁴। ठीक है, इसको काटेंगे अगर तो 5 5 ज़ा 25 यानी आएगा 1 5 मतलब 5 5 ज़ा 25। ठीक है, तो इतना आ जाएगा। अगेन इसको काटेंगे तो आएगा 0.201। ठीक है, हाँ, तो 0.201, और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे फर्दर तो जाएगा 0.201 इंटू 10⁻, -4 ऊपर आएगा तो +4, तो -5 +3 +4, -4 ऊपर आएगा तो +4। हाँ, एक सेकेंड, पावर -201। ठीक है, सही लग रहा है। तो जगह -0.201 इंटू 10⁻⁻5, और ये 3 गया है तो 2, तो जाएगा 2। ठीक है, सही है ना, 2, हाँ 5 3 2, हाँ 2 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक पॉइंट था, इस पॉइंट के ऊपर देखो, ये 0.5 था, इसको हमने काट दिया, यहाँ पे भी तो 0.1 आएगा, कट बचेगा, 0.1 ऊपर जाएगा तो ये पावर एक और बढ़ जाएगी, ये 5 हो जाएगा, तो 5 से 5 कट गया तो 3 आ गई। ठीक है, सही है, हाँ सही सही है, मतलब सही लग रहा है, चेक कर लेना कैलकुलेटर से एक बार सही है कि नहीं है। तो ये हो जाएगा 201 मोलर कंडक्टिविटी यूनिट साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ठीक है, तो ये आ जाएगा साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, यूनिट होगी मोलर कंडक्टिविटी। अब बात करें, क्वेश्चन में पूछा है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यानी अल्फा क्या होता है, लैम्डा m बाय लैम्डा m नॉट। लैम्डा m तो आ गया 201। ठीक है, लैम्डा 1 आ गया 201, और यहाँ पे ये वो कैलकुलेशन कर लेना, शायद फिर थोड़ा सा चेक कर लेना एक बार इसको। और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालने का फॉर्मूला कोलरॉश लॉ के हिसाब से, अभी कोलरॉश लॉ पढ़ा है ना, उस हिसाब से लैम्डा m यानी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट कौन सा है, मिथेनोइक एसिड। मिथेनोइक एसिड का फॉर्मूला था HCOOH। ठीक है, इसी बराबर होगा लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ H प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ COO यानी HCOO माइनस HCOO माइनस। ठीक है, अब इसको अगर हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा, क्वेश्चन में दिया है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी H प्लस कितना है 349.5 प्लस उसका है 50.5, तो ये हो जाएगा लगभग 400 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ठीक है, तो आ गया साइमन 400 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ठीक है, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कोई यूनिट नहीं होती है, यूनिटलेस होता है, तो जब सॉल्व करेंगे 400 सॉरी सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, तो नियरली आएगा 0.51 के आसपास। ठीक है, आप सॉल्व कर लेना,
अगर वैल्यू कुछ गलत होगी तो देख लेना एक बार, क्योंकि कैलकुलेशन से हाथ से कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जल्दी, क्योंकि अगर मान लो कैलकुलेशन पूरी करेंगे तो वीडियो लंबी जाएगी, इसलिए कैलकुलेशन जल्दी जल्दी करनी है, एक बार चेक कर लेना एक शायद सही है कि नहीं है, ठीक है। तो ये पूरी कैलकुलेशन से ट्राई कर लेना, ठीक है। तो बस इतना ही आज हम लोग सिर्फ मेन एम था कनेक्टिविटी पढ़ना। कनेक्टिविटी के बारे में हमने सारी चीजें पढ़ ली, मॉलर कनेक्टिविटी, लिमिटिंग मॉलर कनेक्टिविटी, कोलराश लॉ, हमने सब चीज पढ़ लिया, ठीक है। अब कल से हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, बेसिक जाना था उसका। सेकंड चैप्टर में नर्स इक्वेशन, गिब्स फ्री एनर्जी और क्या बोलते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वाले सारे क्वेश्चन किए थे, और अभी हमने कनेक्टिविटी वाला सारा चीज क्लियर कर लिया। तो जो लास्ट टॉपिक है इसका, लास्ट वीडियो, वो कल या परसों जब भी आए देखो, पता नहीं, मगर उसमें हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में, है ना। और उसमें हम लोग देखेंगे फैराडेज लॉ, जितने भी थे फैराडेज लॉ के बारे में, और टाइप्स ऑफ बैटरीज जो रहता है, यानी जितने भी तरीके की बैटरी है, उससे ज़्यादा क्वेश्चन बनते नहीं है, फिर भी मगर इंपॉर्टेंट थोड़ा थोड़ा इंपॉर्टेंट है, पढ़ना तो पड़ेगा ही, ठीक है। सो बस आज पे इतना रखते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।